Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back with a regular current affairs analysis (CNA). Today is actually 9th of January. Yesterday, also there was some issue happening with the background, or some sort of technical glitch. जिसकी वजह से कल भी अपलोड हुआ था, but there was some issue, so we are reshooting it. Okay. बिकॉज वी बिलीव कि गैप नहीं आना चाहिए ना, तो हम लोग फिर से रीशूट करके री अपलोड करेंगे. तो एनीवेज, द 5 important article that we are going to discuss today are these. First one is NatGrid, the search engine of digital authoritarianism. एक ये opinion page article है. The author is critically commenting on the concept of NatGrid, जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है उसके ऊपर. We'll see it in details. Article 2 is, can private reserve restore the wildlife and keep tourism gentle? ये सेकेंड आर्टिकल जो है ये डिस्कस करता है कि इज़ इट पॉसिबल कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, टूरिज्म वाला एस्पेक्ट को बैलेंस कर सके सस्टेनेबल कंजर्वेशन एस्पेक्ट के साथ में. मतलब इज़ इट पॉसिबल कि हम थोड़ा सा ऐसा कोई प्राइवेट मॉडल बना ले जिसमें कंजर्वेशन के वजह से रेवेन्यू जनरेशन हो. थर्ड आर्टिकल जो है दैट इज़ रिगार्डिंग इंडियाज़ क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट्स है उसमें हाउ मच इंडिया हैज़ प्रोग्रेस सो फार. आर्टिकल नंबर 4 इज़ एडिटोरियल पीस, लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट. द लास्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द AMR, दैट इज़ थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो इंडिया में डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड ओवर डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडिया में उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है. उसके बारे में WHO हैज़ गिवन अ कॉशियस सिग्नलिंग. सो दीज 5 आर्टिकल्स वी विल बी डिस्कसिंग. आई हैव बीन सेइंग इट फ्रॉम बिफोर एंड विल कंटिन्यू टू से इट कि जो एम्फेसिस है हम लोगों का व्हेन वी आर स्टडिंग न्यूज़पेपर, वो स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है. हम सिर्फ वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से है. फर्स्ट. सेकंड, जितना भी अननेसेसरी फैक्ट्स, डेटा, कंटेंट है उसको हम दूर रखेंगे. तीसरा, हर आर्टिकल से विल ट्राई एंड फिगर आउट मिनिमम 4 to 5 कोर इश्यूज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, विच कैन बी यूटिलाइज इन आंसर राइटिंग if question comes from any topic associated with the article. इसके अलावा we would be solving MCQ 1 each article. So let's get started, but before I indulge you into the discussion, here is a brief introduction about our products. The first is GS Foundation Batch. ये जनवरी मंथ की पहली बैच स्टार्ट होगी. ये हाइब्रिड मॉडल में, मतलब ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मॉडल होगा, और ये बेटर सूटेड है उन बच्चों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और एट द सेम टाइम अपने एस्पिरेशंस को, अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना चाहता है. द नेक्स्ट इज़ क्रैश कोर्स. इट इज़ स्पेशली सूटेबल फॉर दोज जिन्होंने डिसाइड किया कि 2026 में जो APSC के प्रीलिम्स होगी अभी आने वाले कुछ महीनों में, उसमें वो अपीयर करेंगे. जिन्होंने डिसाइड किया है कि इस एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपने अगर पहले खुद पढ़ रखा है या कोचिंग कर रखी है तो आपके लिए क्विक रिवीजन मॉडल की तरह ये काम करेगा. विद इन अ शॉर्ट स्पैन आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम कवरेज ऑफ सिलेबस थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर, इसमें एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें 15,000 MCQ का इनिशिएटिव जो है, प्रीफिट इनिशिएटिव, वो इंटीग्रल पार्ट है. इसके अलावा यू विल गेट 1-on-1 मेंटरशिप. 10 स्मार्ट बुक्स है CSAP के, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रीलिम स्टडीज़, वो भी आपको इसके साथ मिलेंगे. इसके लॉन्चिंग डेट क्या है, इसके ये स्टार्ट कब होगा, इसके डिटेल्स क्या है, वो आपको मिलेंगे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने से. हियर इज़ द प्रीमियर प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था. यह है प्रीफिट. 15,000 MCQs का टेस्ट सीरीज़ है. इस टेस्ट सीरीज़ में 3000 प्लस MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है.
एंड 12,000 MCQs जो है वो टेस्ट के फॉर्मेट में इन 120 टेस्ट अवेलेबल है ऐप के ऊपर। अब ये जो मॉड्यूल है ये बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। लाइक वी हैव फॉलोड अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंटल डिफ़िकल्टी एक्सपोजर। तो पहले जो 30 टेस्ट है वो इजी सेक्शन के सिंपल टेस्ट है, फिर 30 टेस्ट आते हैं मॉडरेट टेस्ट, देन देर आर 30 मोस्ट टेस्ट जो डिफ़िकल्ट है। तो 90 सेक्शनल टेस्ट है हर सब्जेक्ट के, इजी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल, एंड देन वी हैव 10 फुल लेंथ टेस्ट्स जिसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफ़िकल्टी, ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेलेक्ट ये मैनेज किया गया है। देन वी हैव 10 मोर प्रीवियस ईयर सिमुलेशन एंड 10 CSAT टेस्ट। मतलब it is one stop solution for all competitive examination whichever you are willing to target, be it UPSC or be it state pieces, that is in this case APSC। इसमें करंट का कवरेज भी है, सो अगर आपको उसका कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी टेंशन हो, तो यू कैन रिलाई ऑन अस। ऑलराइट, इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ है 120 टेस्ट सीरीज़ का, बट अभी जो न्यू ईयर का फर्स्ट वीक है तो उसमें डिस्काउंट प्राइस पे है। दिस इज़ अवेलेबल एट 7,999 नाउ। आप जो CNA का जो अभी डिस्कशन हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स, इन्फोग्राफिक्स, ऑल दैट कैन बी डाउनलोडेड बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर QR कोड। ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट आर्टिकल is regarding NAT grid, that is National Intelligence Grid, and the author is critically examining the idea of NAT grid because he proposes that this might turn into a search engine of digital authoritarianism. NAT grid, that is National इंटेलिजेंस ग्रिड, ये बेसिकली है क्या? जब 26/11 का अटैक हुआ था तब उसके बाद में इंटेलिजेंस गैदरिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, एक्शनेबल इनपुट जनरेट करने के लिए इट वाज डिसाइडेड कि एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वैसे इंटेलिजेंस का, नेशनल इंटेलिजेंस का ग्रिड एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें पूरी इंडिया से जितने भी क्रिमिनल्स का डेटा है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके वन स्टॉप पर आपका सारा सोल्यूशन, इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। तो ये NAT ग्रिड था जो अभी वर्क कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि कई बार कुछ क्रिमिनल्स का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जैसे क्राइम केरला में हुआ और वो भागकर वेस्ट बंगाल में आ गया, तो केरला पुलिस को बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी वेस्ट बंगाल आना पड़ता था। पर अब सबका डेटा अगर एक जगह पर है तो it is possible to extract inputs, information from that grid, that NAT grid। जो ऑथर है वो क्रिटिकली एग्जामाइन कर रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर NAT ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है उसको कोई लॉ से बैक नहीं किया गया, अगर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो इसका मिसयूज ज़्यादा हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव से ही हैज़ रेज्ड फ्यू कंसर्न्स। वो कंसर्न जो है वो हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल डेटाबेस, विदाउट दिस creation of a large scale intelligence system without a dedicated law or a parliamentary oversight, ये मेजर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। आप इतना बड़ा इंटेलिजेंस का सिस्टम जनरेट करो लेकिन उसके बैक करने के लिए अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है या पार्लियामेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, देन दैट विल बिकम अ वेरी पोटेंट टूल फॉर मिसयूज। सेकेंड, he is arguing that shift from event based intelligence gathering to population wide surveillance। यूजुअली इंटेलिजेंस जब गैदर किया जाता है वो इवेंट बेस्ड होता है, कुछ हुआ या कुछ होने वाला है तो उसको उसके कंटेक्स्ट में इवेंट बेस्ड का गैदरिंग होता है इंटेलिजेंस में। लेकिन जब आप NAT ग्रिड एस्टैब्लिश कर दोगे तो इट इज़ पॉसिबल कि इवेंट बेस्ड से हटकर आप हर रोज हर टाइम 24/7 हर किसी को सर्वेलेंस के मोड में डाल रहे हो, ऐसा ऑथर का कहना है। स्पेशली नाउ इट इज बीइंग लिंक्ड विद NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार जो है
उसके साथ नैट ग्रिड को कनेक्ट किया जा रहा है। थर्ड, ही इज आर्ग्यूइंग कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके पास नैट ग्रिड का एक्सेस है, वो भी एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर जो ऑफिसर्स है उनके पास ही एक्सेस है। तो उस एक्सेस को अगर आप एक्सपांड कर रहे हो बियॉन्ड दिस सेंट्रल एजेंसीज टू स्टेट पुलिस, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिस यूज। स्टेट पुलिस में अगर आप ज़्यादा एक्सपांड करोगे, डिफरेंट रैंक्स के, लेट्स से कि लोअर रैंक, एक पर्टिकुलर रैंक के नीचे के रैंक के को भी अगर एक्सेस मिल जाएगा तो इतने इंटेल का वो शायद मिसयूज कर सकते हैं। इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ मिसयूज, कि किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को एक्सटॉर्ट किया, इट कैन बी एनीथिंग, या किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर दी, इट कैन बी एनीथिंग। फोर्थ इज जो ऑल्गोरिदम्स है या एंटिटी रिजोल्यूशन है या फेशियल रिकॉग्निशन है या रेजिंग बायस है, और ये जो है ना, मतलब ये ऑल्गोरिदम्स का यूज करना या एंटिटी रिजोल्यूशन का या फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करना एक्सेसिव, दैट विल इंक्रीज द नॉन पॉजिटिव और बायस। पहले से ही प्रेजम्पशन कि वहाँ ऐसे कुछ शक्ल वाला इंसान है या इस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला इंसान है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये ऑल्गोरिदम ऑब्जेक्टिवली जब करने लगता है तो अननोइंगली वो बायसेस क्रिएट होने लगता है। Fourth is weak accountability mechanism. Despite high query volumes and sensitive data access, meaning इतना ज़्यादा क्रिटिकल डेटा उस जगह पर, एक जगह पर मौजूद है, उसका एक्सेस सेंसिटिव है और उसका एक्सेस अगर इतने सारे लोगों को है, तो अगर कुछ गलती हुई तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो उसको करेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स अ वीक रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो these were the arguments of the author. Please pause the video and try and attempt this MCQ. Why does the integration of NAT grid, National Intelligence Grid, with large population database, meaning National Population Register, raises the constitutional concerns? A, it increases the cost of intelligence operation. B, it weakens the counter-terrorism effectiveness. C, it enables population-wide surveillance without the statutory safeguards. Or D, it reduces coordination between intelligence agencies. क्या होगा आंसर? C, it enables the population-wide surveillance without any statutory backing. Let's get to the second article. Second article हुआ क्या है, कंटेक्स्ट है, एक जबरखेत नेचर रिजर्व है। जबरखेत नेचर रिजर्व उत्तराखंड के पहाड़ियों में है। ये एक प्राइवेट रिजर्व है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक रिजर्व बनाया हुआ है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, आर्टिकल एग्जामिन करता है कि अगर आज के टाइम पर जो हम लोग जो नेचर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो लार्जली इट इज़ ड्रिवन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बी इट नेचुरल रिजर्व, बी इट नेशनल पार्क, बी इट बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। हावेवर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या बियॉन्ड उसके जाकर प्राइवेट प्लेयर्स नेचर कंजर्वेशन को ले सकते हैं क्या? और अगर वो लेते हैं तो हाउ मच वुड इट बेनिफिट? और रेवेन्यू मैकेनिज्म में क्या इको टूरिज्म, सेंसिबल इको टूरिज्म कंट्रीब्यूट कर सकता है? इज इट अ फिजिबल वे ऑफ लुकिंग एट नेचर कंजर्वेशन? इसको एग्जामिन कर रहा है दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल के 5 कोर कंसर्न्स जो है वो दीज आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है ना, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, लाइक एक्सेसिव ओवर रिलायंस है। इफ़ दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कंजर्वेशन रिजर्व, लोग उसको इमीडिएटली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि अरावली की डेफिनेशन थोड़ा क्या चेंज हुआ, कॉर्पोरेट स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ यहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा सकता है।
तो वी करंटली रिलाई एक्सट्रीमली हेवीली ऑन द प्रोटेक्ट एरिया नेटवर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड इज जो नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं किया हुआ, उन नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज, नॉन प्रोटेक्टेड हैबिटेट जो है, दे आर डिग्रेडिंग. बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द मास टूरिज्म एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. उस एरिया के ऐसा कोई जगह आपको थोड़ा सा सुंदर सा जगह दिख जाता है जहाँ पे पहाड़ है, पेड़ है, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है तो कोई ना कोई आके कोई विला का सोसाइटी बना देता है, कोई पिकनिक स्पॉट बना देता है, कोई वहाँ पे पब बना देता है, पार्टी प्लेस बना देता है. तो ये फिर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. थर्ड कंसर्न इज एम्बिग्विटी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड मिसयूज ऑफ द टर्म इको टूरिज्म. इको टूरिज्म के नाम पे आप अनसस्टेनेबल टूरिज्म, पार्टी स्पॉट्स, प्लास्टिक डंपिंग एरियाज, ये सब कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द इको टूरिज्म. वो इसलिए कर पाते क्योंकि इको टूरिज्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुएंट है और वो मिसयूज की जाती है विदाउट एनी इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स. फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट अ ट्रस्ट डेफिसिट. अब जिस फॉरेस्ट एरिया को, लेट्स से कि कोई फॉरेस्ट रिजर्व है जिसमें प्राइवेट प्लेयर वांट्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन भी है ना, वो भी तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मिसट्रस्ट बिल्डअप हो जाए बिटवीन द लोकल ट्राइबल पीपल और लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ पे लाइवलीहुड के लिए रहते हैं, एंड विथ द प्राइवेट एंटिटी विच इज़ विलिंग टू मैनेज दैट रिजर्व. ये फोर्थ कंसर्न है कि ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड द प्राइवेट कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स. द लास्ट वन इज कि क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क for private reserves in India absent है. We do not have a very clear policy for private reserves in India. अगर हमारे पास clear definition वाला clear policy होता तो it would have been a much safer option for the private sector as well, क्योंकि उनको फिर clarity होती. Okay, so please pause the video and attempt this MCQ. What distinguishes responsible private nature reserve from mass ecotourism projects? Is it exclusive access for tourists? Is it emphasis on flagship species tourism? Or is it habitat restoration with community participation and low impact tourism? Low impact tourism का मतलब होता है कि अगर लोग आते भी है तो नेचर के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट करेंगे, वहाँ पे नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड द डी, complete withdrawal of the state oversight. Correct answer would be C. Correct answer will be C. The habitat restoration with community participation and low impact tourism. You can access this file, you can access this infographic PDF from CSAP application. Let's jump onto the third article, that is India's progress on its climate target. So दिस आर्टिकल, मतलब इसके आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. इंडिया ने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे क्लाइमेट चेंज में. वो मतलब पेरिस ट्रीटी 2015 हो या इवेंचुअली इंक्रीजिंग जो टारगेट्स थे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कितना होगा, एफॉरेस्टेशन कितना करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना होगा, फॉसिल फ्यूल कंपोजिशन में नॉन फॉसिल एलिमेंट कितने बढ़ेंगे, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कंपोजिशन कैसे होगा, ये कुछ टारगेट डिसाइड किए थे. इन टारगेट्स में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया है, इसको ये आर्टिकल एनालाइज करता है. अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि XYZ टारगेट डिसाइड किया था, XYZ अचीव किया. हम लोगों को जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या इंडिया सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या सिर्फ नंबर्स वैसे कह रहे हैं. अगर परफॉर्म कर रहा है तो कौन से एरियाज है जहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वी नीड टू टेक केयर ऑफ, विच आर द एरियाज वेयर वी शुड फोकस मोर अपॉन, है ना. तो इस आर्टिकल को हम उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे. दिस आर्टिकल इवेल्युएट्स इंडियाज परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पेरिस अग्रीमेंट
noting that early success in reducing emissions intensity and expanding the non-fossil capacity, but it is highlighting the gaps in achieving the absolute emission reduction and ecological outcomes. कोर इशू इसमें थोड़े से अच्छे से समझने होंगे. पहला इशू जो है कि इंडिया में एमिशंस की जो इंटेंसिटी है वर्सेस एब्सोल्यूट एमिशंस, इसको समझना ज़रूरी है. किस इंटेंसिटी से आपका एमिशन बढ़ता है, उस इंटेंसिटी को इंडिया ने रिड्यूस किया है सक्सेसफुली. द रेट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द एमिशन वाज इंक्रीजिंग, उसको इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है. नाउ द इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड. हाउएवर, जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो आज भी बहुत ज्यादा है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कि पार्शियल डीकपलिंग, मतलब इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज आउटपेस्ड एमिशन ग्रोथ. जिस रेट ऑफ ग्रोथ से इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है उससे कम रेट पर इंडिया का एमिशन का रेट बढ़ रहा है, विच इज इन अ वे गुड थिंग. क्योंकि अब तक के हिस्ट्री में ऐसा होता था कि जीडीपी ग्रोथ रेट जितना हाई उतना एमिशन रेट हाई हुआ करता था. इन केस ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड बट एमिशन रेट जो है वो कम हुआ है. इट्स अ डीकपलिंग, इट्स अ गुड थिंग. हाउएवर, इट इज स्टिल नॉट इनफ टू रिवर्स द एब्सोल्यूट एमिशन. सिर्फ रेट कम हुआ है ना, एमिशन अभी भी चल रहा है, और जो नुकसान हो रहा है उसको पूरी तरीके से रिवर्स करने के लिए इतना करना काफी नहीं है. विल हैव टू डू मच मोर देन दिस. थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी. मतलब रिन्यूएबल कैपेसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी उसका जनरेशन का गैप, मीनिंग जो इंस्टॉल्ड नॉन फोसिल कैपेसिटी है. नॉन फोसिल कैपेसिटी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड, सोलर, टाइडल एक्सेट्रा. दिस हैज क्रॉस द टारगेट. जितना डिसाइड किया गया था पेरिस ट्रीटी में उससे ज्यादा वी हैव अचीव्ड. येट फिर भी आज भी कोल जो है, मतलब न्यूक्लियर पावर जो है, थर्मल पावर जो है, दैट डोमिनेट्स द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. भले हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है, येट जो हमारा एनर्जी बास्केट है इट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द फॉसिल फ्यूल्स. Next issue which we have observed is about storage and grid constraint. मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस भी कर लेते हो लेकिन उसको स्टोर कहाँ करोगे, और स्टोर नहीं कर पा रहे हो तो जो लार्जर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है क्या उसमें वो एनर्जी जा रही है ना. इट हैज टू बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नॉर्मल और अदरवाइज नेशन वाइड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. We face the issue of lack of battery storage and then transmission limits. जो unless I have a renewable energy source connected to the actual transmission line, उस energy का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे. So accessibility to the network of transmission is very critical. Next, हमारे पास accounting issues है. किस चीज के, जो फॉरेस्ट के जो कार्बन सिंक है, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट प्रिसाइजली कि जो कार्बन सिंक है वो कितना मेजर कार्बन सिंक है, हाउ मच कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इट इज डूइंग. एंड द लास्ट वन इज द गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप. वी हैव कैंपा फंड्स है ना, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो होता है, those Campa funds are underutilized. Also, not just underutilized but also slow ecological restoration होता है. कहीं कैंपा फंड आपने लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ इट इज नॉट यूटिलाइज, कहीं पे अगर आपने वो कैंपा फंड यूज किया है तो उसके बाद जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होना जरूरी है वो बहुत स्लोली हो रहा है. ओके, ऑलराइट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. Why does India's success in reducing emissions intensity not automatically translate into a lower absolute emissions? Meaning, emissions intensity को reduce करने के बावजूद भी
इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्यों नहीं होगा लोअर एब्सोल्यूट एमिशन में? ऑप्शन ए, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज डिक्लाइनिंग, विच इज इनकरेक्ट, इंडिया में एक्चुअली बढ़ रही है. बिकॉज जीडीपी ग्रोथ कैन स्टिल रेज टोटल एमिशंस डिस्पाइट लोअर इंटेंसिटी. करेक्ट आंसर वुड बी बी. दैट इज, आपने इंटेंसिटी भले ही कम कर ली हो, लेकिन जीडीपी ग्रोथ जितना ज़्यादा होता रहेगा उसके वजह से टोटल जो एमिशन है दैट विल बी ऑन अ हायर साइड. ऑलराइट, लेट्स जंप ऑन टू द थर्ड आर्टिकल. Third article is later against the spirit. This article is a critical view on Election Commission of India's argument in Supreme Court. Election Commission of India ने कुछ argument put forth किए थे regarding SIR, systematic intensive revision जो चल रहा है to purify the voter list. उस Election Commission of India के argument को ये critically evaluate कर रहा है जो Supreme Court में उन्होंने दिया था. The editorial argues कि SIR की प्रोसेस जो है conducted by the Election Commission of India is prioritizing exclusion over enfranchisement. मतलब इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो डेमोक्रेसी को और एनलार्ज करना है, उसको छोटा करना नहीं है. आप इन द नेम ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिस्ट आप जेन्युइन वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, ऐसा एडिटर का आर्ग्यूमेंट है. फर्स्ट कोर इशू इज disenfranchisement risk. The large scale deletion of names places the burden of proof on ordinary citizens. अगर मेरा नाम, हम लोग इस SIR को काफ़ी इंटेंसली डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई CNAs से, स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ है तो इट हैज़ बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि मैं एक जेन्युइन वोटर हूँ, मैं जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ एंड आई हैव बिन हियर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. अगर ज़्यादा लोगों का नाम जाएगा तो उन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहेगा, ऐसा एडिटर का कहना है. प्रोसेस वर्सेस मैंडेट, ये एडिटोरियल आर्ग्यू कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू SIR इज फोकसिंग मोर ऑन रिमूविंग द फॉरेनर्स. ठीक है, एंड दिस फोकस हैज ओवरशैडोज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज कोर ड्यूटी, एंड दैट कोर ड्यूटी इज एनरोलिंग all the eligible citizens. So instead of admitting all eligible citizens, what ECI is doing is focusing more on eliminating the foreigners. Third is institutional credibility. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज अ वेरी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, लोगों का उसमें विश्वास है, भरोसा है. लेकिन SIR के बाद जब लाखों नाम डिलीट हो रहे हैं, this has been perceived by the society as a partisanship and procedural harshness. This has weakened the trust in the institution. Fourth is constitutional balance. Article 324 जो है Constitution का, it endows the responsibility of conducting fair and free election upon Election Commission of India. Under that free and fairness clause, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग SIR और उसके थ्रू प्यूरिफिकेशन ऑफ द रोल कर रहा है. इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मिस हो रहा है. ये जो 324 आर्टिकल की जो पावर्स है, दोज मस्ट बी एक्सरसाइज टू एक्सपांड द इलेक्टोरल बेस एंड नॉट श्रिंक द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. द लास्ट कंसर्न इज चिलिंग इफेक्ट, मीनिंग जो जिनका नाम हट जाता है वोटर लिस्ट से, they are experiencing harassment and inconvenience, and such experiences may deter the vulnerable groups altogether from the voting. वो शायद वोटिंग करना ही छोड़ दे. Please pause the video and attempt this MCQ.
Why does the article argue that Election Commission's current approach risks undermining the electoral integrity? A. Because electoral rules should never be revised. B. Because exclusionary procedures can erode the public trust even if it is legally justified. C. Because Article 324 limits the Election Commission of India's powers. Or D. Because courts cannot review electoral processes. What will be the correct answer? Correct answer will be because exclusionary procedures can erode the public trust even if it is legally justified. Alright, फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे, ये WHO ने एक कंसर्न रेज किया. इट हैज़ रेज्ड दैट देयर इज अ ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो चीज़ है जब आप बीमार पड़ते हो, आपको कोई कोई एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन दी जाती है, आपको 5 दिन का कोर्स देते हैं, 7 दिन का कोर्स देते हैं, आप 2 दिन लेते हो, फिर आपको ठीक लगने लगता है तो आप आगे के 5 दिन मेडिसिन लेते नहीं हो. तो ये जो इनकंसिस्टेंट मेडिसिन टेक करने का है, या फिर जब ज़रूरत नहीं तब एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन ले लेना, इससे पेशेंट्स में रेजिस्टेंस बिल्ड होता है. मतलब आपके बॉडी, एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन कैसे काम करती है? दे एक्सपोज योर बॉडी सेल्स टू द पार्शियली डेड डिसीज एलिमेंट्स, है ना. तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है. लेकिन आपने अगर पूरा कोर्स नहीं किया है या अपने मन से जाकर कोई भी मेडिसिन उस डिसीज के लिए ले लिया, तो ये बॉडी स्टार्ट्स डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इवन द मेडिसिन. तो उसके आपके ऊपर मेडिसिन काम करना बंद कर देता है. तो क्योंकि आपके अंदर जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, मतलब टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है. You need higher doses, you need better medicines again for the same level of intensity of the disease, क्योंकि आपके बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका है. ये जो WHO का रिसेंट ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट हुआ, दैट हैज वॉर्न दैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एक्सेलरेटिंग वर्ल्ड वाइड. इट इज अंडरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड थ्रेटनिंग गेन्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. कोर इशू इसमें क्या है? ए, ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस, इन लाइफ स्टॉक्स एंड इन एग्रीकल्चर. मतलब रद्दी के भाव एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, जहां मन जरूरत नहीं, जहां मन नहीं वहां पे एंटीबायोटिक्स खिलाए जा रहा है. नॉट जस्ट ह्यूमंस बट ऑल्सो इन लाइफ स्टॉक, मतलब जानवरों के लिए भी. इवेंचुअली दैट ट्रांसेंड्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, मतलब बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये बाद में ह्यूमन बॉडीज में ही आता है. सेकेंड क्रिटिकल एरिया और द कंसर्न इज स्लो पेस of new antibiotic discovery and commercial disincentives. क्यों कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा जब उनको पता है कि ये मेडिसिन 1-2 साल के बाद यूज्ड हो जाएंगे, लोग इससे बेनिफिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर AMR डेवलप हो रहा है. तो नए मेडिसिन आने का जो रेट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन हैज डिक्लाइन, और उसके पीछे कमर्शियल डिसइंसेंटिवाइजेशन भी हो गया. नाउ दे डोंट सी एनी इंसेंटिव इन डेवलपिंग न्यूअर एंड न्यूअर मेडिसिन, क्योंकि उनका यूजेबिलिटी स्पैन जो है वो कम होने लग गया है. थर्ड, वीक सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो AMR से प्रभावित है, लेकिन डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि उनको रिपोर्ट ही नहीं करना है, कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि वो AMR से ग्रासित है. फोर्थ इज AMR इंक्रीजिंग हेल्थ कॉस्ट, हॉस्पिटल स्टेज एंड मोर्टेलिटी. जो 2 दिन में कवर हो सकता था, जो 1 हफ्ते में कवर हो सकता है, उसके लिए अब महीना लग रहा है, लंबी ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है. तो दैट हैज इंक्रीज्ड द हॉस्पिटल स्टेज एंड मोर्टेलिटी रेट्स एज वेल. और इसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हुआ है जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके ऊपर.
all that has been communicated by the WHO assessment. Let's jump on to the MCQ. Please pause the video and try and answer this. Why is antimicrobial resistance often described as one health challenge? A, because it affects only hospital based infection, because it links human health, animal health and environmental factors, because it can be solved only through vaccination, or D, because it is confined to developing countries. Correct answer is वन हेल्थ क्यों प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिकॉज इट लिंक्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. शाम को 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे फॉर प्रीफिट लाइव डिस्कशन. ये पीडीएफ जो है वो CSAP की ऐप के ऊपर अवेलेबल है. जो APSC के स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सोल्यूशन जो है, now they are available in ASMEscript also. For accessing them you can contact on the number mentioned here. All right, thank you so much. See you at 5:30. आज डे 25th है, आज ज्योग्राफी होगा. ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे.